हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की समाजशास्त्र की दूसरी पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। आज हम यहां पर इसका अध्याय 1 कवर करेंगे। यहां पर हम समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आज के चैप्टर के बारे में यानी आपकी जो किताब है यानी समाजशास्त्र का बोध, तो ये जो किताब में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप समाजशास्त्र का परिचय यानी पहली वाली किताब में जो पढ़ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फर्क ये है कि यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट में डीपली चर्चा की गई है यानी गहनता के साथ चर्चा की गई है। आपने पहली वाली किताब में उनका यूज देखा था कि आपने उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना भी था कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं हैं यहाँ पर, वो आपने वहाँ पर केवल आपने ओरली जानी थी। यहाँ पर क्या है, इन डेप्थ में आप जानेंगे इनका प्रभाव क्या पड़ता है। यानी कि मानव, आपने ये भी जाना है कोई भी व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज से जुड़ा होता है, तो समाज से जुड़े होने के कारण कहीं ना कहीं वो इन सबसे प्रभावित होता है। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपने जो पहली किताब आपने कवर की है तो वहाँ पर आपने निजी समस्याओं को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर, इन सभी संबंधों की आपने वहाँ पर परिचर्चा कर ली है। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया था वहाँ पर कि किस प्रकार जो व्यक्ति है ये विभिन्न सामूहिकताओं से जुड़ा हुआ होता है। इसमें उसका समूह भी आता है, वर्ग, लिंग, जाति या जनजाति भी हो सकती है। तो यानी कोई व्यक्ति जो है किसी एक समूह से नहीं बल्कि कई समूहों से एक साथ जुड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति जो एक ही समूह से हो, बहुत सारे समूहों से एक साथ जुड़ा हो सकता है। यानी मान लीजिए दोस्तों के साथ भी जुड़ा हुआ है, अपने परिवार के साथ, अपने नातेदारी के साथ, अपने वर्ग विशेष के लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है और लिंग से, देश प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सामाजिक स्तरीकरण में यानी सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान होता है। और सामाजिक संरचना में चाहे विद्यालय की संरचना हो, परिवार की संरचना हो, मित्रगण की जो भी हो, यानी वो अपना एक अलग वैल्यू रखता है। उसकी एक परिस्थिति जो है वहाँ पर स्टेटस जो है और उसका उसी अकॉर्डिंग रोल जो है वहाँ अलग अलग होता है। ये चीज़ें आपने देखी थी। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास जो है यानी हर व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं और विभिन्न तरीकों से वो प्राप्त करते हैं। आपने ये भी देखा था कि सामाजिकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो हमारे परिवार से स्टार्ट होती है। यानी कोई बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण का अनुभव जो है अपने परिवार से करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कैसे सामाजिकरण परिवार से प्रारंभ होता है, फिर बच्चा जो है विद्यार्थी यानी विद्यार्थी जीवन में जाता है, यानी कि अपने बाल्यकाल में यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करता है, तो वहाँ पर वो ये सब चीज़ें सीखता है। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि जो बच्चा संसाधनों को अर्जित कर रहा है, जैसे वो मान लीजिए किसी स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में भी जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये स्कूल में जाने का मतलब ये है कि ये उसकी सामाजिक स्थिति के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मान लीजिए अगर उसका परिवार जो है धनाढ्य है, उसके परिवार वालों पर अच्छे खासे जो है आर्थिक संसाधन है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे स्कूल में जाएगा। और उसके परिवार के पास कहीं ना कहीं संसाधन कम है या फिर संसाधनहीन है तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सामाजिक स्तर को दर्शाता है। सामाजिक स्तर यहाँ पर किसी विद्यार्थी के लिए निर्भर करता है, यानी वो कैसे इन संसाधनों को, जैसे आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें हमारी जो वस्त्र वगैरह है, हम जो वस्त्र पहनते हैं, कैसा भोजन करते हैं और हम अपनी खाली समय में किस तरह से अपनी जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या अन्य सुविधाओं को कैसे प्राप्त करते हैं, ये सब हमारी सामाजिक संरचना या सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु ये बाध्य करता है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए हम टू द पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर सारी जो टॉपिक दिए हुए हैं वो पुराने टॉपिक दिए हुए हैं। पुराने से मतलब यहाँ पर केवल और केवल इसके बारे में एक यहाँ पर कहा जाए ओवरव्यू तैयार किया गया है। तो उस ओवरव्यू के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली किताब में देख चुके हैं। अब मूल मुद्दे पर हम यहाँ पर आते हैं सामाजिक संरचना के बारे में कि सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीकरण किस तरह से कार्य करते हैं समाज में, इन पर हम आते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक संरचना ये शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज जो है वो संरचनात्मक है, यानी कि यहाँ पर अपने विशिष्ट रूप में यह क्रमवार और नियमित है। यानी कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर संरचना ना हो। हर समाज में एक संरचना मौजूद है। चाहे आप अपने परिवार का समाज ले लीजिए, परिवार भी आपका समाज ही है, विद्यालय भी एक समाज है। हर समाज में क्रमवार संरचना है, यानी आप देखेंगे एक संरचना है यहाँ पर और एक रेगुलरिटी है। इन रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, एक रेगुलरिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक संरचना रैंडमली एकदम बन गई है, रैंडमली नहीं बनी है, पूरा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है। जन्म लेने के उपरांत हो सकता है वो किसी का पुत्र हो सकता यानी पुत्र हो, लेकिन जब वो विवाह कर लेता है तो हो सकता है वो किसी का पिता बन जाता है। जैसे जैसे यानी कि वो अपनी अपनी एज में गुजरता जाता है, उस पर जो है दायित्व आते जाते हैं, दायित्व जो बदलते जाते हैं उसके, यानी कभी पुत्र होता है, फिर पिता बनता है, दादा बनता है।
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कैसे कैसे जो है ये व्यवस्था जो है, संरचना जो है वो लगातार क्रमवार चल रही है, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, और उस संरचना को लोग मेंटेन किए हुए हैं। ये जरूर हो सकता है कि कुछ संरचना में परिवर्तन आ जाए, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, लेकिन हाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है कि लोगों का आचरण किस प्रकार का होता है और एक दूसरे के प्रति उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं। इनमें जो है एक अंतर्निहित नियमितता होती है या प्रतिमान, यानी पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, वो विद्यमान होता है। यानी जो भी व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, आचार व्यवहार जो भी करता है, उन सभी में कहीं ना कहीं एक नियमितता देखने को मिलेगी। यानी नियमितता का मतलब जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया परिवार का, कि परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो कभी पुत्र होता है, पुत्र के बाद पिता, दादा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नियमितता है। यानी जो भी आप सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना रैंडमली नहीं बन रही है, बल्कि क्रमवार और नियमित है, और ये एक पैटर्न है, यानी एक प्रतिमान को फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप उन दायित्वों से बच जाएंगे, जैसा कि हमने पिछली आपकी वाली किताब में भी पढ़ा था कि कुछ संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं आपको रेगुलेट भी करती हैं। जैसे विवाह संस्था आपने देखी थी कि आप चाहते या ना चाहते हुए भी आपको विवाह करना पड़ता है, आपको पसंद ना पसंद, ये वहां पर जो है वो समय बताता है या समाज बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ बताया गया है कि सामाजिक संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है, और समाज की संरचनात्मक विशेषताओं को एक इमारत की संरचनात्मक विशेषताओं के समक्ष रखकर समझा जा सकता है। यानी कि जैसे एक इमारत में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे वहाँ पर उसकी नींव होती है, दीवारें होती हैं, छत होती है, जमीन होती है, ये सब मिलकर एक इमारत का रूप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई भी समाज हो, समाज का भी एक अपना एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समाज जो है बनता है। तो यानी वही सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसे एक इमारत में आपकी जो है दीवारें होती हैं, जमीन, छत, इन सब से मिलकर इमारत को विशेष आकार दिया जाता है। तो वैसे ही समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज की संरचना को आकार देते हैं। अब जैसे समाज में सबसे छोटी इकाई हम परिवार को ही ले लेते हैं, तो परिवार में भी ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली आप परिवार किसी को कह देंगे, नहीं, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, वहां पर बच्चे होंगे उनके, तो तब एक संरचना वहां पर तैयार होती है, और वो संरचना विद्यमान है तभी वो जो आपका जो परिवार है एक परिवार कहलाएगा, वरना परिवार रहेगा ही नहीं वो। तो यहाँ पर आपने वही सब चीजें यहाँ पर देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें जो है उनका जो है एक मतभेद या भ्रम की स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि सामाजिक संरचनाएं जो होती हैं वो मानवीय क्रियाओं और संबंधों से बनती हैं। सामाजिक संरचनाएं यूं ही नहीं बन जा रही हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मानवीय क्रियाओं का। यानी सामाजिक संरचनाएं जो भी होती हैं वो मानवीय क्रियाओं से, संबंधों से क्रिएट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं, उन्हें आप लिख लेना। पहला पॉइंट तो आपका यही है कि यहाँ पर ये पॉइंट पहला आप नोट कर लेना, ठीक है। इसी में सब पॉइंट इस समाज की संरचनात्मक विशेषताओं में यहाँ पर ये सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सामाजिक संरचना जो बनती है, सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं और संबंधों से बनती है। यानी कि यहाँ पर मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानव इंटरेक्शन करते हैं, यानी आप जानते होंगे अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, और साथ ही साथ जो विवाह संबंध वगैरह होते हैं, नातेदारी वगैरह जो होते हैं, और आपके जो भी समूह के संबंध होते हैं, इन संबंधों से एक सामाजिक संरचना तैयार होती है। और यही जो तैयार करते हैं संरचना, ये इन्हें नियमितता प्रदान करते हैं, रेगुलेटरी प्रदान करते हैं। यानी आप देखेंगे कि अलग अलग काल अवधि में भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं और संबंधों को लगातार दोहराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा जो अपने बाल्यकाल में किसी का पुत्र होता है, विवाह के बाद एक पति बन जाता है, पति के बाद उस पर पिता का दायित्व भी आ जाता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये संस्थाओं में, संरचनाओं में जो दायित्व हैं वो समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उत्तरदायित्वों का निर्वहन हो रहा है, वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये आप देखेंगे भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं और संबंधों को लगातार दोहराया जाता है यहाँ पर। यानी कि आप देखेंगे कभी जो बच्चा एक पुत्र हुआ करता था, अब वो किसी का पिता बन गया है, आगे चल के किसी का दादा भी बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न इमारतें देख रहे हैं आप। ये ग्रामीण क्षेत्र का एक घर दिखाया गया है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का घर, ये आपके शहरी क्षेत्र की इमारतें दिखाई गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और भी चित्र हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें सामाजिक पुनरुत्पादन होता है, और सामाजिक पुनरुत्पादन के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक संरचना जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पुनरुत्पादन का मतलब क्या है? कुछ संबंध, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मूल्य जो होते हैं वो समाज में मौजूद ये लोग हैं ये खुद भी बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल एक स्कूल का एग्जाम्पल है, साथ ही साथ परिवार का भी एग्जाम्पल है। वैसे तो अभी मैं परिवार के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन पुनः वही एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई एक पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। कैसे बन जाता है कि कुछ क्रियाएं हैं, चाहे वो परिवार में होती हों या फिर
विद्यालय में होती हों, वो लगातार जब दोहराई जाती हैं तो क्या होता है, संस्था का भाग बन जाती हैं, संस्था की प्रक्रियाएं बन जाती हैं। जैसे विद्यालय में एडमिशन कैसे मिलेगा, एडमिशन का एक प्रोसीजर है, वहाँ पर कैसे आचरण हमें रखना है, यानी कौन से आचरण के नियम होंगे, यानी कि वहाँ पर गणवेश में आना होगा, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, आचरण संबंधी नियम वहाँ पे बन जाते हैं। कुछ वार्षिकोत्सव भी वहाँ पे मनाए जाते हैं, प्रातःकालीन असेंबली वगैरह जो होती है, यानी प्रेयर जिसे हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर होता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ यहाँ पर आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर करवाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये विद्यालय का जो संस्था है, संस्था के रूटीन में आ जाता है, यानी नियमितता में आ जाता है। यानी ये क्रियाकलाप जब लगातार ये दोहराए जाते हैं तो एक रूटीन में आ जाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वही बच्चे बने रहें जो बच्चे पहले थे यहाँ पे। यानी मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर एलकेजी में एडमिशन लिया, तो जरूरी नहीं है कि एलकेजी से, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं एलकेजी से लेकर 5 तक का एक विद्यालय है, तो जरूरी नहीं है एलकेजी वाला बच्चा अब यहाँ से निकल गया है तो व्यवस्था नहीं चलेगी। यहाँ पर वही है कि यहाँ पर व्यवस्था में क्या है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था हमेशा वही मेंटेन रहेगी। यानी एलकेजी वाला बच्चा आगे बढ़कर जो है क्लास 5 में भी पहुंचेगा, 5 के बाद हो सकता है जब स्कूल में आगे की क्लासेस ना हो तो उसे छोड़ना पड़े स्कूल, तो यहाँ पर नए बच्चे आएंगे, तो ये व्यवस्था बनी रहती है। तो इसी प्रकार हमारी सामाजिक संरचना भी है। सामाजिक संरचना में क्या है, कुछ आचरण के, यहाँ बताया गया परिवार में भी आचरण के कुछ मानक स्तर हैं, जैसे विवाह के तौर तरीके हैं, संबंधों के अर्थ उम्मीद है, उत्तरदायित्व वगैरह होते हैं। और परिवार में भी जैसे होता है, विद्यालय में भी वही होता है कि यहाँ पर वृद्ध सदस्य जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वैसे विद्यालय में भी अगर देखें तो पुराने विद्यार्थी जो है वो चले जाते हैं, इनके स्थान पर नए आते हैं, और ऐसे करके यहाँ पर ये संस्था जो है लगातार कंटिन्यू जो है चलती रहती है, यानी नियमितता में ये चलती रहती है। तो आप वही देख रहे हैं कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वहां पर एक रेगुलरिटी होती है, यानी कि वहां पर एक नियमितता होती है, और नियमितता की अवधि यहाँ पर वही चीजें हैं, ये भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं संबंधों में लगातार ये दोहराई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, नए बच्चे आएंगे तो नए बच्चों के साथ नहीं होगा, नए बच्चे भी वही करेंगे, एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे, उन्हें भी आचरण संबंधी नियम मानने पड़ेंगे, वार्षिकोत्सव वगैरह जो है उनकी जो भी को करिकुलर एक्टिविटी है उनमें वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी इनका पार्ट बनेंगे। तो यही सब चीजें हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजों के बारे में यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर दोहराया गया है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात कही गई है कि हमें ये चीज़ें हैं, यानी आपसे ऊपर जो परिचर्चा की गई है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि मानव के द्वारा जो निर्मित समाज है उस इमारत की तरह है जिसकी प्रत्येक क्षण उन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है जिससे उसे बनाया गया है। यानी जो आपने ऊपर सामाजिक पुनरुत्पादन वाली लाइन पढ़ी थी, ये वाली लाइन आपने देखी थी कि समाज में जो सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन होता रहता है। पुनरुत्पादन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग भी पुरानी व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल साइड में उखाड़ के फेंक दें, नहीं, वो भी मेंटेन करके चलते हैं और वो भी पुराने नियमों को मानते हैं। ये जरूर हो सकता है कुछ यहाँ पर नियम बदल जाएं, कुछ नियम यहाँ पर नए ऐड हो जाएं या पुराने नियम जो घट बढ़ जाएं, ये जरूर हो सकता है। तो वही सब चीजें हैं, यानी यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। जैसे भवन निर्माण के लिए आपको जो है जो बेसिक जो आपको सामग्री चाहिए, बुनियादी सामग्री चाहिए, यानी ईंट, सीमेंट वगैरह, जो रोड़ी गिट्टी वगैरह चाहिए, वो सब चीजें आपकी लगेंगी। हो सकता है वहां पर उनकी क्वालिटी में, कंपनी में डिफरेंस आ जाए, ये हो सकता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं, ठीक है, यही सब चीजें बताई गई है। यानी हम लोग यही बताया गया कि प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर पुनर्रचना के लिए हम लोग सहयोग करते हैं, और ये कम सच नहीं है कि उनमें से एक दूसरे के साथ हम दूषित तथा क्रूर प्रतियोगिता भी होती है। ऐसा नहीं है कि इनमें प्रतियोगिता नहीं होती है, ऐसा नहीं है इनमें कंपटीशन नहीं होती, इनमें भी संघर्ष होते हैं। यानी आप देखेंगे विद्यालय में भी बच्चे जो संघर्ष करते हैं, घरों में भी आपने देखा होगा, घरों में जो बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी होती है, कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं माता पिता की बात स्वीकार नहीं करना चाहते, तो संघर्ष की स्थिति क्रिएट होती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टकराव नहीं हो रहे हैं, संघर्ष नहीं हो रहे हैं, यहाँ सबकी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक सहयोगात्मक व्यवहार बना हुआ है जिसके जरिए ये सारी चीजें मेंटेन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सहयोग भी कभी कभी क्या होता है, जोर जबरदस्ती से लागू किया जाता है। जैसे परिवार के संदर्भ में है, परिवार में आपने देखा होगा माता पिता को ये हक होता है अपने बच्चे के बारे में डिसीजन लेने का, तो माता पिता किसी चीज के लिए बाध्य भी करते हैं, फोर्स भी करते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि सहयोग की जबरदस्ती लागू भी किया जाता है ताकि संघर्ष जो है उनको छिपाया जा सके, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एमिल दुर्खहाइम की। तो एमिल दुर्खहाइम का नाम आप जो समाजशास्त्र का परिचय था वहीं से पढ़ते आ रहे हैं, पहले चैप्टर से ही। तो एमिल दुर्खहाइम वही वाले एमिल दुर्खहाइम है। तो इन्होंने यहाँ पर एक विषय पर अपना तर्क दिया है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। जैसा कि हम प्रकारवादी वाला जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण एमिल दुर्खहाइम का ही दृष्टिकोण है। आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी चाहिए समाज में जो कि सामाजिक क्रियाओं पर या फिर जो लोग हैं इन पर प्रतिबंध लगाएं।
तो यानी सामाजिक प्रतिबंध यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि जो प्रकार्यवादी ये भी मानते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध बना रहना चाहिए, समाज में एक बैलेंस की स्थिति क्रिएट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दुर्खैम ने तर्क भी दिया है सामाजिक प्रतिबंध के बारे में, दुर्खैम ने एक तर्क भी दिया है। दुर्खैम ने तर्क दिया है, यहाँ पर बताया है कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है और समाज में यानी कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति पर जो है कोई भी व्यक्ति सही, उस पर समाज का प्रभुत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति एक समाज का अभिन्न अंग है, समाज से उसकी लगातार अंतःक्रिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं समाज उस पर हावी होता है। तो समाज व्यक्ति की जो है कुल क्रियाओं से कहीं अधिक उसमें दृढ़ता भी लाता है, कठोरता, या फिर भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान कार्य करता है। ये बिल्कुल सही बात है। यानी एक जो हमारा जो इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जो भी मूल्य हैं, व्यक्ति का जो भी डेवलपमेंट है, उसमें एक अहम योगदान निभाता है। यानी आपने देखा होगा, हम पहले भी पर चर्चा कर चुके हैं, कुछ जो बच्चे हैं जिनकी पृष्ठभूमि बेटर होती है, पृष्ठभूमि जिनकी जो है मजबूत होती है, आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है, वो जीवन में अपने सामाजिक जो स्तर हैं उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को जल्दी छू लेते हैं। वहीं जिनका जीवन संघर्षमय रहता है, तो उनके लिए कुछ हासिल करना थोड़ा दुष्कर होता है, थोड़ा कठिन होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि ये चीज़ें कौन बनाता है, ये कहीं ना कहीं समाज निर्माण कर रहा है। दृढ़ता कठोरता वाला जो एनवायरमेंट है, यही है, ये बना रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि व्यक्ति होने के नाते आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द आपका समाज आप पर हावी हो रहा है, और आपका समाज आपके प्रभाव, यानी आपके समाज जो है आपको नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर दीवारों दरवाजों की स्थिति है और प्रवेश तथा निकास के रास्तों को, यानी कि यहाँ पर एक कमरा है, कमरे की संरचना का एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कमरे में खड़ा है, वहाँ पर दीवार हैं, दरवाजे हैं कई सारे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा। यानी दुर्खैम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कमरे का एनवायरनमेंट है, कमरे से बाहर जाने के जो रास्ते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की बाध्यता दिखा रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ऑप्शन है, विकल्प है उसके पास। तो दुर्खैम के अनुसार यही है कि सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। यहाँ पर बार बार समझाने की कोशिश ये कही की जा रही है कि आप किसी भी संरचना में मौजूद हैं, यानी मान लीजिए कोई भी संरचना सही, परिवार की संरचना सही, विद्यालय की संरचना सही, जो भी सामाजिक संरचना है, वो आप पर प्रभाव जरूर डालती है। ऐसा नहीं है कि आप उससे बिल्कुल बचे हैं, नहीं, वो प्रभाव जरूर डालती है। ये दुर्खैम का कहना है, सिंपल शब्दों में दुर्खैम का कहना यही है। बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, संघर्षवादियों में कार्ल मार्क्स का नाम सबसे ऊपर आता है, प्रकार्यवादियों में दुर्खैम का आता है, तो संघर्षवादियों में कार्ल मार्क्स की चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। देखिए, एमएल दुर्खैम के विचार हैं, ये लिख लेना। मैं पॉइंट नंबर फिर से भूल गया हूँ, ये मेरी कमी है। आपका पॉइंट नंबर आएगा 3rd आएगा, ठीक है। तो एमएल दुर्खैम के अनुसार, ठीक है, ये लिख लेना, एमएल दुर्खैम के अनुसार ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना, और इसी में ही लिख लेना सब पॉइंट कि दुर्खैम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना। कुछ लोगों का कहना है कि सर प्रॉपर रूप से नोट्स, देखिए जब व्याख्यान होता है तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी कमी है। अब चौथा पॉइंट अब आपका आएगा इसके बाद। तो यहाँ पर अब कार्ल मार्क्स के विचार हैं। कार्ल मार्क्स ने भी यहाँ पर सामाजिक संरचना में बाध्यता पर बल दिया है, लेकिन बाध्यता के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर क्रिएटिविटी को भी यहाँ पर माना है। यानी इन्होंने ये माना है कि बाध्यता तो होनी चाहिए, बाध्यता होती है समाज में, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संरचना में बाध्यता नहीं होती है, लेकिन किसी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो भी सृजनात्मकता उसके अंदर भरी हुई है, उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा इतनी ज़्यादा बाध्यता ना हो कि व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग ही नहीं कर पाए, नहीं। यहाँ पर जो साथी मनुष्य की जो सृजनात्मकता है, इसको भी महत्वपूर्ण माना है, और सामाजिक संरचना के निर्माण में ये सृजनात्मकता जो है, ये इसे परिवर्तित भी करती है, उसे पुनः उत्पादित भी करती है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। यानी कि कार्ल मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई सामाजिक संरचना जो है कहीं ना कहीं बाध्यता पर बल देती है, संरचना जो है जो व्यक्ति की बाध्यता पर बल देती है, लेकिन सामाजिक संरचना के दायरे में रहकर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कौशल निहित होते हैं, कुछ ना कुछ सृजनात्मकता निहित होती है। तो कहीं ना कहीं ये सृजनात्मकता वो बाहर आनी चाहिए, जिससे कि समाज में परिवर्तन आए, पुनः यहाँ पर उत्पादन हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हैं, ठीक है। मार्क्स का मानना यही है, मार्क्स ने एक तर्क दिया है कि इतिहास, यानी कि यहाँ पर मनुष्य जो है इतिहास बनाता है, लेकिन इतिहास का जो निर्माण है उसकी इच्छा पर नहीं होता है। इसका निर्माण जो है इतिहास का, ये ऐतिहासिक संरचनात्मक जो स्थिति जो है, ये उस पर निर्भर करती है, यानी खास करके जहाँ पर वह जीवन यापन कर रहा है, जैसे जीवन यापन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका जो इतिहास बनता है। यानी मैंने आपको पहले ही एक बात लाइन बोली थी कि जिन लोगों के जीवन में, मान लीजिए जिनकी सामाजिक स्थिति बेटर रही है, जिन्हें समाज में, यानी कि उनके परिवार वाले अच्छे रहे हैं, सामाजिक स्थिति बेटर रही है, तो उनके में आप देखेंगे वो जल्दी बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। और जिनका जीवन संघर्षमय रहा है, उन्हें कुछ चीज़ें हासिल करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो कहीं ना कहीं आप यही चीज़ें बताई गई हैं, जीवन यापन भी आपका जो एक अहम रोल निभाता है इतिहास के निर्माण में।
तो यहाँ पर वही सब चीजें कार्ल मार्क्स की कही हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट, हाँ आगे बढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण के अभिप्राय क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण से अभिप्राय क्या है, समाज में समूहों के बीच जो संरचनात्मक असमानताएं हैं इनका अस्तित्व भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। यानी भौतिक या प्रतीकात्मक पुरस्कार जो है, भौतिक का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को शिक्षा के लाभ हो सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन के साधन हो सकते हैं, संपत्ति पैदा हो सकती है, भौतिक हो सकते हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण इन्हीं की वजह से यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो ये आप यहाँ पे 5वां पॉइंट आप लिख लेना। वर्तमान समाजों की स्थिति देखें तो आधुनिक समाज में जो आप देखेंगे तो आधुनिक समाज में स्त्रीकरण क्यों हुआ है, यहाँ पे स्त्रीकरण धन की वजह से और शक्ति की वजह से हुआ है। यानी जिन लोगों के पास धन था वो वास्तव में बलवान बन बैठे, जिनके पास धन था वो वास्तव में बलवान बन बैठे, क्योंकि औद्योगिकरण में क्या हुआ, जो पूंजीपति वर्ग है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और पूंजीपति वर्ग की वजह से, मजबूत होने की वजह से क्या हो रहा है, जो लगातार मजदूर वर्ग है वो उसी स्थिति में आज भी बना हुआ है। तो वही सब चीजें बताई गई हैं कि एक तरफ यहाँ पर एक तो धन और शक्ति है ही है, और आधुनिक समाज में एक चीज और प्रचलित आपको देखने को मिलेगी स्त्रीकरण में, यहाँ पे वर्ग विभाजन है। यानी आपके यहाँ पर क्या है, वर्ग विभाजन भी है आपके आधुनिक समाजों में। जैसे कहीं दूसरी और प्रजाति है, यानी जाति, क्षेत्र, समुदाय, जनजाति, इन सब की वजह से भी स्त्रीकरण वगैरह ये सब बन रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक समाज में सबसे बड़ी जो हमें देखने को मिलता है स्त्रीकरण का कारण, वो आपका धन और शक्ति है। इसके बारे में हम अपनी पिछली वाली किताब में भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये वास्तव में इसे हम एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। यानी सामाजिक स्त्रीकरण आप जो देख रहे हैं, समाज में भिन्नता देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में मौजूद अनियमितता की वजह से आई है, असमानता की वजह से आई है। यानी समाज में कोई व्यक्ति यूं ही धनवान और यूं ही निर्धन नहीं हो गया, उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। तो ये कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो लोगों को संसाधनों तक पहुंच वगैरह है, या समाज में मौजूद असमानता वगैरह है, इस वजह से ये क्रिएट हुए हैं। तो वही समाज में स्त्रीकरण के लिए यहाँ पर जिम्मेदार भी है। तो यहाँ पर आप चौथे का 5वें का सब पॉइंट आप लिख लेना कि सामाजिक स्त्रीकरण का एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें असमानता की, तो असमानता वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अवयव हो जो समाज में, यानी कि असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से विस्तृत हो गई हो, यानी कि सुनियोजित तरीके से आई है। सुनियोजित तरीके का मतलब क्या है, जिन लोगों के पास अवसर थे, जिन लोगों के पास शुरुआत में पहुंच थी, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी अगर हम भारतीय समाज की बात करें, आपकी क्लास 12th में भारतीय समाज की बात होगी, जिन लोगों के पास शुरुआत से अवसर रहे हैं, यानी आपके कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके पास शुरुआत से अवसर रहे हैं, वो लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो ऐसे लोग थे जो संघर्ष की स्थिति में थे, यानी जिन्हें सामाजिक जो दायरे में उन्हें जो भार रखा गया था, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ चीज़ों को पाना बहुत कठिन हो गया। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यानी एक समूह के जो सदस्यों की विशेषताएं यही होती हैं, ये समान होती हैं। यानी मान लीजिए अगर उनके बच्चे वे अगर उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न यही रहेगा कि उनकी जो विशेषाधिकार हैं उनके बच्चों को भी मिल जाए, ऐसे करके स्त्रीकरण बना रहे। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर काफ़ी अच्छा है, तो वो कोशिश यही करेगा कि हमारा जो सामाजिक स्तर है ये टूटे ना, बल्कि हमारे बच्चों को भी हमारा जो वाला जो है यहाँ पर स्त्रीकरण यही मिल जाए, चाहे वो स्त्रीकरण प्रॉपर्टी के दम पर हो या समाज में जो भी उनकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो लोग हर व्यक्ति यही चाहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो असमान रूप से बांटे गए लाभ हैं और उन लाभों की वजह से जो समाज में स्त्रीकरण क्रिएट हुआ है, तो उस स्त्रीकरण के बारे में और या फिर उन लाभों के बारे में जानेंगे जिन लाभों की वजह से यहाँ पर समाज में स्त्रीकरण क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर लाभ के जो है 3 बुनियादी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे और जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। जैसे आपका पहला है जीवन अवसर। यानी जीवन अवसर का मतलब क्या है, जिसे कितने भौतिक लाभ या जो प्राप्त करता है उसकी गुणवत्ता कितनी वहां पर रही है, यानी उसे भौतिक लाभ के रूप में क्या क्या गुणवत्तापूर्ण चीजें मिली हैं। जैसे संपत्ति हो सकती है यहाँ पर, आर्थिक संसाधनों में स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, सुरक्षा, मनोरंजन, ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं जीवन के अवसर हैं। जिस व्यक्ति के पास ये सारे अवसर ज्यादा होते हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएं प्राप्त करता चला जाता है। और जिन व्यक्तियों के पास शुरुआत से ही इन सब चीजों का अभाव होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में, सामाजिक स्त्रीकरण में पिछड़ जाता है या निचले पायदान पर पहुंच जाता है। अगली बात यहाँ पे बताई गई है सामाजिक परिस्थिति की। सामाजिक स्टेटस का मतलब क्या है कि मान सम्मान है, समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़रों में आपकी स्थान क्या है। कहीं कुछ जगहों पर आपका स्थान जो जन्म से तय हो जाता है, कहीं कहीं आपका अपना स्थान आप बनाते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ आपका राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल पावर, जो लोग पॉलिटिक्स में यानी अपने राजनीति में पावर रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हें उनका जो है राजनीति में वर्चस्व हो जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है, उनकी जो अवसर है, अवसरों की उपलब्धि भी बढ़ जाती है, अवसर भी उनके जीवन में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक समूह के द्वारा दूसरे समूह या समूह पर प्रभुत्व जमाना, तो ये सब राजनीतिक प्रभाव की वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी कुछ जातियां थी, कुछ समूह थे जिनका राजनीति में जो वर्चस्व अच्छा खासा रहा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये पॉइंट नंबर 6वां हो गया, 6 के 3 सब पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट यहाँ पर 7वां आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक स्थिरीकरण के जो विभिन्न आधार हैं, इनमें लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को ये भी बाधित करते हैं। ये सामाजिक स्थिरीकरण में तो लाभ तो बाधित कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर लिंग या वर्ग वाली संरचनाएं ये भी कहीं ना कहीं बाधित कर रही है। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति जिस वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसे उसी अकॉर्डिंग अवसर और संसाधन वगैरह जो हैं इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे करके ये लोग भी जो आपके देखेंगे यानी आप देखेंगे वर्ग वगैरह जो हैं या लिंग वगैरह, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार हैं और ये भी एक संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ग की, तो यहाँ पर आपने देखा औद्योगिक समाज में आपके जो वर्ग हैं वो खास करके एक धनवान वर्ग है और एक धनवान और शक्ति संपन्न वर्ग है, और दूसरा जो है निर्धन और जिसके पास शक्तिहीन वर्ग है। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये वर्ग ऐसे ही क्रिएट हुए हैं हमारे समाज में। आप देखेंगे कुछ वर्ग जातिवार वर्ग भी हैं, जातिवार वर्गों में भी आप ये देखेंगे कुछ वर्गों का जो है वर्चस्व है, लाभ की स्थिति में रहे हैं, इस वजह से उन्हें स्थिरीकरण में ऊपरी पायदान में पहुंच गए हैं, इस वजह से कुछ लोग निचले पायदान में पहुंच गए हैं। तो यही बताया गया है कि व्यक्ति और वर्गों को मिलने वाले अवसर, संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग या संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, ये सामाजिक संरचना या सामाजिक स्थिरीकरण के द्वारा आकार इन्हें दिया जाता है। और मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, जहाँ कहीं भी पैदा होता है, वो यही कोशिश करता है कि हमारा स्थिरीकरण चेंज हो। यानी आपने देखा होगा आप में से हर व्यक्ति यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार का है। मैं इतना कॉन्फिडेंसली यानी आप यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो देखने वाले हैं यहाँ पे मोस्टली मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम से बिलो, लेकिन अपर वाले नहीं होंगे, क्योंकि अपर वाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कोचिंग भी एफर्ट कर सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन क्लास को भी ले सकते हैं, पेड क्लास को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर वही बात करते हैं कि हर व्यक्ति, यानी आप लोगों के मन में यही बात होगी कि हमारे माता पिता जिस स्थिति में पाला है, पढ़ाया है, अब हम भी इनके लिए कुछ करें, तभी तो आप पढ़ रहे हैं, तभी तो आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यहाँ पे, यानी साथ ही जो मनुष्य है वो पूर्व स्थित संरचना और स्थिरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? प्रयास तभी तो कर रहे हैं कि हमारा सामाजिक स्थिरीकरण बदल जाएगा, हम यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे तो समाज में हमारी एक नई इमेज, नई परिस्थिति, यानी नया स्टेटस क्रिएट हो जाएगा, ये नया स्टेटस यहाँ पे बन जाएगा। आप इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं। तो वही सब चीजें बताई हैं, हर मनुष्य इस बारे में प्रयास अवश्य करता है। अब हम यहाँ पर समाजशास्त्र में जो आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इनको समझने के 2 तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जो समझने के तरीके हैं, उनके बारे में आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे आपने देखा था कि हम जब किसी के बारे में सामान्य ज्ञान के आधार पर राय अपनी बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई गरीब व्यक्ति देखा, निर्धन व्यक्ति देखा, और हमने अचानक से अपने माइंड में राय बना ली एक सामान्य ज्ञान के आधार पर कि ये व्यक्ति गरीब है ये गरीब है या अमीर है, तो इसके पीछे का कोई रीजन है, हमने सोच लिया अपने आप। गरीब है यानी काम नहीं करता होगा तो गरीब है, हमने ऐसा मान लिया। वहीं जो आप अगर देखेंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको जो है सामान्य ज्ञान के आधार पर जो है तय नहीं किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल तैयार की जाती है, उसके पूरे इतिहास को जाना जाता है कि वास्तव में गरीबी का कारण है क्या, यानी वर्तमान में जो मनुष्य मौजूद है इस स्थिति में, इस स्थिति का कारण क्या है, क्यों मौजूद है, पूरा एक डीपली यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को जब समझते हैं तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे हल्के रूप में ले लिया जाता है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल करते हैं। किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं क्योंकि वो सभी लोग मानते हैं, इस वजह से हम नहीं मान लेते हैं, बल्कि उसका डीपली अध्ययन करते हैं कि वास्तव में क्या बात है, इस वजह से ये व्यक्ति की परिस्थिति है या व्यक्ति की जो सामाजिक प्रक्रिया है इसमें बदलाव देखा गया है, पूरा अध्ययन करते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि समाजशास्त्र जो है आपका, पहली बात तो ये है, समाजशास्त्र आपका मनोवैज्ञानिक या प्रकृतिवादी जो व्याख्याएं हैं इनसे संतुष्ट नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक का क्या मतलब क्या है? जैसे कुछ लोगों के प्रति एक राय बना ली है, जैसे मान लीजिए राय बनी हुई है कि महिलाएं जो हैं कठिन काम नहीं कर सकती हैं, या महिलाएं जो है बौद्धिक दृष्टि से या फिर जो मैकेनिकल काम है नहीं कर सकती हैं। एक मतलब मनोवैज्ञानिक आपने सोच बना ली है, लोगों ने एक पूर्वाग्रह बना लिया है कि महिलाएं इस तरह के काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं केवल वही झाड़ू पोंछा वाले काम कर सकती हैं।
वहीं आपके प्रकृतिवादी व्याख्या क्या है? प्रकृतिवादी का मतलब क्या है कि समाज में जो चला आ रहा है उसे आप नहीं बदलें, वो प्रकृतिवादी होता है। यानी कि हर चीज आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसे ईश्वर से जोड़ देते हैं कि भाई ये ईश्वर की मर्जी है, ये ऐसा है वैसा है। तो समाज विज्ञान जो समाज शास्त्र है, सॉरी, ये आपकी इस तरह की व्याख्याओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये ना तो मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को एक्सेप्ट करता है, ना ही यहाँ पर प्रकृतिवादी व्याख्याओं का। प्रकृतिवादी का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रकृति ने हमें ये इस तरह का बनाया है, प्रकृति ने की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। समाजशास्त्र ऐसी बातें बिल्कुल नहीं मानता है। समाजशास्त्र यहाँ पर आपका बताया गया है सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। लेकिन समाजशास्त्र की मूल बात यही है कि ये यहाँ पर जो सहयोग होता है, आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष की जो स्थिति होती है, इनकी वास्तविक संरचना क्या है उसके अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या करता है, ना कि किसी पूर्वाग्रह के चलते, ना ही किसी प्रकृतिवादी व्याख्या के चलते इनकी व्याख्या करता है, बल्कि डीपली अध्ययन करने के उपरांत इनकी व्याख्या करता है। ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पर हम जो पिछली किताब थी आपकी समाजशास्त्र का परिचय, तो वहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ पर देखा था समाज में किस प्रकार विभेद और बहुलता की समझ व्याप्त है, यानी कैसे विभेद हो रहा है और बहुलता जो है उसके बारे में लोगों की क्या क्या राय है, हमने देखा था वहाँ पर। यानी विभिन्न जो आपके संस्थाएं हैं, चाहे वो आपके परिवार हों, यानी परिवार हो या फिर अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण के नियंत्रण वगैरह, ये सब चीज़ें हों, आप ये सब देखेंगे। इनके बारे में जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है और संघर्षवादी दृष्टिकोण है, दोनों के बारे में अलग अलग है। प्रकार्यवादी जो है वो कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं इनकी आवश्यकता है, यानी चाहे आपकी परिवार संस्था हो, सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान हो या फिर सामाजिक नियंत्रण वाले जो प्रतिमान है, ये इन्हें आवश्यकता मानते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रकारवादियों में आप देखेंगे, संघर्षवादियों में लगातार संघर्ष चलता रहता है, लगातार इन दोनों की नहीं बनती है। इनके बारे में हम हमेशा से देखते आ रहे हैं और कार्ल मार्क्स को हमेशा से संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है, वहीं एमिल दुर्खैम को हमेशा हम प्रकारवादी यानी फंक्शनलिस्ट के फेवर में दिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ तो लेकर चलते ही हैं कि ये मानकर तो हम चलते ही हैं कि मनुष्यों को अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए हम सहयोग करना होता है और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन भी करना होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो हम जरूर मानते हैं, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है इस लाइन में कि भाई जो मनुष्य होता है वो कहीं ना कहीं उसको सहयोग भी करना होता है, यानी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग करता है, परस्पर सहयोग की भावना होती है। और यहाँ पर वो उत्पादन भी करता है, पुनः उत्पादन भी करता है, यानी उत्पादन तो करता ही करता है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन भी करता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि संघर्ष जो है आपका जो उत्पादन की स्थिति है, और जब उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति क्रिएट होती है। इस संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ये बात बताई गई है कि संघर्ष इस बात पर बल देता गया है किस प्रकार समाज सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया। ये संघर्ष ये बताता है कि जो आपका सहयोग है, सहयोग के प्रकार हैं, इन्होंने कैसे एक समाज को दूसरे समाज में परिवर्तित कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर अतिरिक्त उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन से क्या हुआ, कुछ लोग जो थे पूंजीपति वर्ग में पहुंच गए, यानी प्रभावशाली वर्ग हो गए, जमींदार वगैरह बन गए। वहीं कुछ लोग जो थे वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह गए। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे अतिरिक्त उत्पादन, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का मतलब क्या है, धन का इनके पास संचय हुआ, यानी कि पूंजी का संचय हुआ, तो ये लोग पावरफुल बनते चले गए। तो यहाँ पर वही सब चीज़ है, संघर्ष कहीं ऐसे ही संघर्ष ने को जन्म दिया है समाज में, संघर्ष ऐसे ही निकल कर नहीं आया है, संघर्ष के पीछे का रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके चलते संघर्ष की स्थिति क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था और सहयोग भी संभावित संघर्ष और प्रतियोगिता से यहाँ पर जुड़ा है। ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर हम संघर्ष का दृष्टिकोण यहाँ पर लगातार इस बात पर बल देता है कि समूहों और व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न और असमान होता है। संघर्ष की स्थिति हमेशा में ये बताती है, नोट डाउन कर लेना, कि यहाँ पर जो समूह है और या फिर व्यक्ति हैं, इनका जो उत्पादन प्रणाली है इसमें एक जैसा स्थान नहीं है, बल्कि इनमें असमानता होने की वजह से कहीं ना कहीं संघर्ष क्रिएट होता है। जैसा कि आपने देखा कि पूंजीपति वर्ग में और जो मजदूर वर्ग है इसमें क्यों जो है यहाँ पर संघर्ष क्रिएट हुआ, उसके पीछे के रीजन आपको पता ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास पूंजी का संचय होता चला गया और ये अत्याचारी वर्ग बनता चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिदिन आप कारखाने में मालिक मजदूर वगैरह में इन सब में संघर्ष आपको देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, जैसे स्टॉप प्राइस हाइक, ये आपकी देख रहे होंगे, यानी स्ट्राइक वगैरह हो रही है, सेव आरबीआई वगैरह ये आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। ये सब कर्मचारी वगैरह हैं जिनका संघर्ष यहाँ पे चल रहा है, वो बताया गया है इनके बारे में कि कैसे सहयोग करते हैं और कैसे यहाँ पर सहयोग जो है आपके संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि हमारा संघर्ष जो है, हमारा जो समाज का सामाजिक रीति रिवाज है उसके कारण भी होता है। जैसे यहाँ पर आपके यहाँ आपने देखा होगा आपका समाज जाति में, वर्ग में या फिर पितृसत्ता के आधार पर बटा हुआ है
और इसी अकॉर्डिंग हमने क्या है, हमारी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हमारी सामाजिक जो रिवाज चले आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर संसाधनों का बंटवारा भी कर लिया है और अपने अपने को एक सामाजिक स्तरीय करके पायदान पर भी बैठा लिया है कि भाई फलानी जातियाँ ऊपरी पायदान पर रहेंगी, इसके बाद वाली जातियाँ फलाने पायदान पर रहेंगी, सबसे निचली वाली जातियाँ सबसे निचले पायदान पर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वजह से भी तमाम लोगों के साथ क्या होता है, तमाम लोग सुविधा वंचित रह जाते हैं और यहाँ पर ये इस व्यवस्था की वजह से कुछ लोगों के साथ भेदभाव मूलक व्यवहार भी होता है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि प्रभावशाली समूह यहाँ पर जो होते हैं ये सांस्कृतिक मानदंडों को लेकर जोर जबरदस्ती करते हैं, हिंसा उत्पन्न करते हैं ताकि लोग इन सामाजिक मानदंडों को माने। बहरहाल यहाँ पे बार बार वही बात कही गई है, प्रकारवादी इस चीज़ को यहाँ पर सही ठहराते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये गलत है। यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियां करते हैं, लगातार करते हैं। लेकिन अब भारतीय संविधान बन गया है तो भारतीय संविधान में कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप संविधान से पूर्व का समाज अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे समाज में इस तरह की विविधताएं आपको, इस तरह के अत्याचार आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रकारवादियों की बात यही है कि प्रकारवादी जो है यहाँ पर इनकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं, वो तो हमेशा इसे सही ठहराते हैं। उनका मानना ये है कि सामाजिक नियंत्रक होने चाहिए, समाज को यहाँ पर नियंत्रित करने वाले, निर्देशित करने वाले या सामाजिक मूल्यों का जो कह सकते हैं हम, यहाँ पर मूल्यों को लागू करने वाले होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के जो मानदंड हैं या संस्तुतियाँ हैं, इनकी भूमिका की प्रशंसा करने में वो नहीं चूकते हैं। यानी प्रकारवादी लगातार, हमने पहले भी देखा है, प्रकारवादी हर बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो वास्तव में समाज नहीं चल पाएगा। ये इस तरह की अपने तर्क देते हैं। यानी प्रकारवादी लगातार यही मानते हैं कि जो यहाँ पर ये परिप्रेक्ष्य जो है, यहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता है, यानी व्यवस्था मेंटेन होनी चाहिए समाज की। प्रकारवादी लगातार इसी बात पर बल देते हैं। यानी इसमें कुछ प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं भी इसमें शामिल हैं और प्रकार्यात्मक उपेक्षाएं या पूर्वाक्षेप उपेक्षाएं भी इसमें शामिल आ जाती हैं। जैसे प्रकारवादियों का मानना ये है कि भाई हमें अपने समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए या सामाजिक नियमों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सामाजिक मानदंड है, इनका पैरोकारी करते हैं। जैसे यहाँ पर इनका कहना ये है कि नए सदस्य आएंगे, उनका सामाजिकरण कैसे होगा, तो जरूरी ये है कि पुराने सदस्यों को रीति रिवाज सिखाने के लिए आगे आना हो। जैसे परिवार ही है, अब परिवार में एक बच्चे का जब जन्म होता है, ऑब्वियस सी बात है अगर माता पिता उस बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएंगे तो सामाजिकरण उसका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर माता पिता पर दायित्व है, इंपॉर्टेंट है। यानी माता पिता उसे नहीं सिखाएंगे तो बच्चा क्या जान पाएगा। संचार की साझा प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन होता है। आप अपने रीति रिवाजों को अपने परिवार से, अपने नातेदारों से, अपने समाज से सीखते हैं। और व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके होते हैं, यानी आपका परिवार, आपका समाज, आप जो भी यहाँ पर अपने जीवन में जो अवसरों को प्राप्त करते हैं या फिर अवसरों को अचीव करते हैं, वो सब आपकी भूमिका तय करते हैं कि आपकी भूमिका क्या होगी। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर वही सब चीज़ें बार बार कही गई हैं। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य जो है यहाँ पर इस बात पर आधारित है कि समाज के जो विभिन्न भागों में एक प्रकार अथवा उनकी भूमिका होती है और ये जो भूमिका है लगभग समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक होती है। यानी प्रकारवादियों का लगातार यही मानना है जो भूमिका है हर व्यक्ति अलग अलग है, या फिर जो समाज में विभेदीकरण आप देख रहे होंगे ये होना जरूरी है। अगर मान लीजिए सभी व्यक्ति एक समान हो जाएंगे तो समाज की व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। यानी कुछ लोग यहाँ पर बायर भी होंगे, कुछ लोग सेलर भी होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरर भी होंगे। किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर हम एक चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे खरीदार भी होंगे, क्रेता भी होंगे, विक्रेता भी होंगे, निर्माता भी होंगे। ठीक है, नहीं हर कोई व्यक्ति वहाँ पे कार्य कर रहा होगा। निर्माता में भी, प्रोडक्शन इकाई में कुछ मजदूर भी काम कर रहे होंगे। तो ये व्यवस्था है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी को एक जैसा हम करते हैं, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि इस संदर्भ में यहाँ पे सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। यानी प्रकारवादियों का मानना ये है कि ये चीज़ें तो किसी समाज की नैसर्गिक जरूरत है, प्राकृतिक रूप से समाज में ये मौजूद होनी चाहिए। यानी कि ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि समाज में जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी कोई व्यक्ति आगे अपने उन्नति के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज जड़वत रह जाएगा। जड़वत का मतलब क्या है कि समाज में जैसे हमारे यहाँ आपके प्राचीन समाज रहे हैं, केवल उनका उद्देश्य क्या था कि केवल भोजन खाना है, यानी अपने उदर की पूर्ति करनी है, यानी अपना पेट भरना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो हम अगर इस तरह के ही होकर रह गए कि हम केवल और केवल क्या है, एक जैसे हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनका मानना बार बार यही तर्क देते हैं कि ये सब प्रकारवादी बार बार यही कहते हैं कि ये व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आवश्यकता है इसकी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकारवादियों का बार बार वही पॉइंट करना है, यानी इनका केंद्र बिंदु वही लेकर चलते हैं, व्यवस्था जो है मेंटेन रखी जाए, यानी व्यवस्था समाज की जो है वो टूटने ना पाए, व्यवस्था लगातार बनी रहे। जैसे एक इमेज दिया गया है डोली में बैठकर ससुराल जाते हुए दुल्हन, एक इमेज दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम इस दृष्टि से अगर समझें
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी हैं प्रकारवादी दृष्टिकोण में कि यहाँ पर बिना ज़्यादा हानि के या फिर कष्ट के भी कुछ चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं और समाज की विभिन्न प्रकार से हम मदद भी कर सकते हैं अगर प्रकारवादी दृष्टिकोण से हम चलें। यानी हम कुछ बिना विवाद से भी कुछ चीज़ें सुलझा सकते हैं सामाजिक मानदंडों को अपनाकर और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं और ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। ये लिख लेना आप लाइन ये वाली नोट करके जो भी नंबर हो कि जो आपका सहयोग की भावना है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है सहयोग और ये बताया गया है सहयोग संघर्ष से कैसे जुड़ा हुआ है और बाध्य और स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है ये भी बताया गया है। यानी एक बाध्यता होती है, एक स्वैच्छिकता होती है। यानी आप एक काम तो अपने मन से कर रहे हैं और दूसरा काम किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है। आपने देखा होगा स्त्रियों के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ कानून जैसे हिंदू कोड बिल लाकर बताया गया है सन 2005 में कि लड़कियों का भी बराबर संपत्ति में अधिकार है। ठीक है, ये बताया गया है हिंदू कोड बिल में। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जन्म का परिवार है, नेटल जिसे बोलते हैं, संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर अगर हम डालें तो हम ये पाएंगे यहाँ पर कि समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के संबंध में उनका दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर एक अध्ययन किया गया है। तमाम महिलाओं का मानना यहाँ पर ये है, यानी स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या लगभग 40 यानी 2% मान लेते हैं, इन्होंने संपत्ति पर अपने अधिकार पर बोलते हुए अपनी बेटी के प्रेम या बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया है। यानी स्त्रियां यानी खास करके उनकी जो माताएं होती हैं वो कहती हैं कि हमारी बेटी को हमारी पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर माना है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर इस विषय पर अगर भावनात्मक ना होकर आशंका पर बल दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो स्त्रियां हैं यानी कि अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेंगी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पिता की संपत्ति पर अगर दावा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं या उनकी भाभियां हैं यानी हमारी भाई की पत्नी वगैरह वो हमसे नाराज ना हो जाए, और ऐसे नाराज हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात हो सकता है हमारे संबंध जो है कहीं ना कहीं विच्छेद हो सकते हैं। उन्हें डर रहता है, इन लड़कियों को खास करके डर रहता है कि संबंध हमारे विच्छेद हो सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग लिया, अब भाई की पत्नी है वो नाराज हो जाए हमसे, अब भाई की पत्नी अब हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो हमारा जाने आने का मतलब ही नहीं है। अब समझने वाली बात है यहाँ पर एक कॉमन सेंस आप लेना, यानी कि भाई की पत्नी वो भी तो किसी की पुत्री होगी, वो भी तो किसी की पुत्री होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वही एक व्यवस्था है, यानी कि जो भी बहन अपने पिता के यहाँ अपने भाई से संपत्ति में हक मांग रही है वो भी तो किसी पत्नी है। लेकिन वही चीजें हैं कि लोग अपने अपने स्तर पर नहीं सोचते हैं। लोग क्या है, जैसे आपने एक बड़ी कॉमन कहावत सुनी होगी, कॉमन एक कहावत जो है मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं कि आपने सुना है कि अगर बेटा अपनी पत्नी की बात सुने, अगर बेटा अपनी पत्नी की बात सुने तो बेटा क्या है, पत्नी का गुलाम है, बीवी का गुलाम है। वहीं दामाद अगर लड़की की बात सुने तो दामाद बहुत अच्छा है। ये समाज में प्रचलित है या नहीं है बताना कमेंट पर आए करके। तो वही यहाँ पर है, यानी लड़कियां दोनों ही हैं, स्त्रियां दोनों ही हैं। भाभी भी को किसी की बेटी रही होगी, भाभी भी किसी की बेटी है, और जो पुत्री है यानी जो लड़की है अपने पिता के या भाइयों के हिस्सा मांग रही है वो भी एक लड़की ही है। लेकिन वही है, अपने अपने स्तर पर जाके दोनों के विचार बदल जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपके समाज में भी ये काफ़ी बार कहा जाता है कि अगर बेटा पत्नी की बात माने तो वो गुलाम कहती हैं, उनकी यानी माताएं वगैरह गुलाम कहती हैं कि भाई बेटा तो गुलाम हो गया हमारा अपनी बीवी का, और भाई उनका दामाद अपनी लड़की की बात माने तो हाँ दामाद बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी यही सब चीज़ें आपके सामने हैं घुमा फिरा कर। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आप अपने आए दिन समाज में देखते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहाँ पर एक और स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली कंजूस और चालाक समझी जाती है। यानी संपत्ति पर इनकार कौन कर रहा है, संपत्ति पर इनकार कर रही है पुत्री, यानी कि पुत्री इनकार कर रही है, और संपत्ति पर हक जमाने वाला कौन है, यानी कि यानी जो उनके भाइयों की पत्नियां हैं वो संपत्ति पर हक जमाने वाला बन रही हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बताया गया है। यानी यहाँ पर एक ही यहाँ पर लाइन में आप देखेंगे दो दृष्टिकोण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा हर जगह है। एग्जाम्पल भी वही मैंने जो दिया है वो भी यही इसी का ही है। यहाँ पर अगर हम इन समझें, यहाँ पर इन लोगों को समझें, यानी जब इन संघर्ष को हम खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती है या फिर हम इन्हें खुली चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्थिति हम क्रिएट कर लेते हैं, एक सहयोग की स्थिति, यानी कि एक साइलेंटली हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ संघर्ष करने से बेटर ये है कि चुपचाप जो है वो चल रही व्यवस्था उसे मेंटेन रखें, सहयोग की स्थिति यहाँ पे मेंटेन रखें। तो यहाँ पर जो सहयोग की स्थिति है वास्तव में प्रकारवादी इसे ही व्यवस्था कहते हैं।
अब जैसे मैंने ऊपर आपने पढ़ा, लड़कियां इसी वजह से हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं कि वो हिस्सा ले लेंगी तो उनकी भाभियां नाराज हो जाएंगी, भाभियां नाराज हो जाएंगी तो संबंध विच्छेद हो जाएंगे, संबंध में कटुता आ जाएगी, कहीं ना कहीं मधुरता खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं लोग, कहते हैं सहयोग की भावना कर दो, कोई बात नहीं, हमारा हिस्सा है, हम छोड़ दे रहे हैं प्रॉपर्टी में, आप लोग खुश रहो। तो कहीं ना कहीं प्रकारवादी से समझाने के लिए कहते हैं कि भाई ये पितृ जो व्यवस्था है इसे समझाने के लिए कहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। यानी उपरोक्त परिस्थितियों को समझाने के लिए प्रकारवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा पसंद नहीं करेगी। यानी यहाँ पर वो महिला यही चाहेगी कि हमारा जो संबंध है उसे प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, यानी सहयोग की भावना पर प्रायोरिटी यहाँ पर ज़्यादा दी गई है। तो ऐसे करके आज आपका यहाँ पर पार्ट 1 कवर हो जाता है। कल हम यहाँ पर पार्ट 2 कवर करेंगे। देखिए बार बार आपसे मैंने समझा दिया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी केवल और केवल आपका बेस क्लियर करेगा, खास करके सोशियोलॉजी में। अगर आप इसे ऑप्शनल बनाना चाह रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप बार बार मुझे ये बात ना करें कि सर नोट्स इसमें बनवाइए, देखिए नोट्स बनवाने लायक इसमें है ही नहीं कुछ। अब यहाँ पर पूरा व्याख्यान है, पूरा आपके अवबोध वाले जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, समझने वाले एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जहाँ लिखवाने लायक लाइन आती है मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन आप ये कहें कि एक एक लाइन में नोट करवा पाऊँ, पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी आप स्वरूप देख रहे हो, कहानियाँ दी हुई हैं यहाँ पर, किससे दिए गए हैं। ऐसे ही आपके 12th की जो किताब है वहाँ पर भी यही है, आपके समाज को लेकर जो है बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, या समाज के रिलेटेड स्टोरियां हैं, वो आपको साझा की जाएंगी, आप उनको जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी अगर अगर सोशियोलॉजी लेने की सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो ये आपका बेस क्लियर करेगा, आपकी एक समझ विकसित करेगा, ताकि आप जो स्टैंडर्ड बुक को भी आसानी से समझ पाएं। तो आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें, पढ़ें जरूर, मेरा मानना यही है, पढ़ें जरूर, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।